हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। समाजशास्त्र के सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले के भाग में हमने जाना कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है, उससे संबंधित कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं, इसके अलावा समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है, इसकी प्रकृति कैसी है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि समाज क्या होता है, क्योंकि समाजशास्त्र की मूल जो विषय वस्तु है वो समाज है। तो अंततः हमें ये पता होना चाहिए कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज क्या होता है। तो किसी सामान्य विद्यार्थी से या किसी सामान्य व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि समाज क्या होता है, तो वो कहेगा कि कोई भी संगठित असंगठित समूह जो है उसको हम समाज कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि महिला समाज है, जैसे आर्य समाज है या विद्यार्थी समाज है। लेकिन जब हम समाज शास्त्र में बात कर रहे हैं तो समाज शास्त्र में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आएगा, और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में ये इसको हम समाज नहीं कहेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज का क्या अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम समाज के अर्थ को समझें तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। ये क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज व्यक्तियों से मिलकर के नहीं बना। ज़्यादातर अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि व्यक्तियों का समूह, उसको हम समाज कह सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो समाज व्यक्तियों से मिलकर के नहीं बना है, बल्कि ये सामाजिक संबंधों से मिलकर के बना है। सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त व्यवस्था क्यों है? क्योंकि जो सामाजिक संबंध होते हैं इनको हम देख नहीं सकते, केवल हम इनको महसूस कर सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में घनिष्ठ संबंध है या दूरी के संबंध है, तो ये अमूर्त होते हैं। तो इससे बनी जो व्यवस्था है वो भी कैसी होगी? अमूर्त होगी, उसको हम देख नहीं सकते। तो सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था, इसको हम समाज कहेंगे, ना कि व्यक्तियों के किसी समूह को। तो व्यक्तियों के किसी समूह को समाज नहीं कहते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जिनको हम देखेंगे, और इससे आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि समाज क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो एक बहुत ही फेमस सी परिभाषा है मैकाइवर और पेज की, बहुत प्रसिद्ध है इनकी परिभाषा। तो इन्होंने कहा कि समाज जो है ये रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, समूह एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, और ये सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। अब अगर हम इनकी परिभाषा को डीकोड करेंगे, मैकाइवर पेज की परिभाषा को अगर हम डीकोड करेंगे तो मैकाइवर पेज ने समाज को बताया कि इसमें क्या क्या है। एक तो रीतियां हैं और कार्यप्रणालियां हैं, मतलब कुछ कार्य करने के ढंग होंगे जिसको कि हम समाज कहेंगे। ठीक, समाज में कार्य करने के तरीके, कार्य करने की प्रणालियाँ, उसकी विधियाँ, उसकी संस्थाएं, तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा अधिकार, मानव अधिकार, और किस तरीके से वो आपस में सहयोग करते हैं, तो पारस्परिक सहायता और सहयोग। तो सहयोग और संघर्ष दोनों आ गए। देखिए, सहायता यानी सहयोग वाला पक्ष, और अधिकार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में वो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की बात भी आ जाएगी। तो अधिकार और पारस्परिक सहायता आ गई। इसके अतिरिक्त क्या है? समूह है तथा अनेक विभाग हैं। तो समाज में क्या है? अनेक समूह हैं और उनके विभाग हैं। छोटे छोटे समूह हैं, जैसे समिति हो गया, समुदाय हो गया, तो ये सारे उसके अंतर्गत आने वाले समूह हैं। इसके अलावा समाज के विभाग कौन कौन से हैं? तो संस्था हो गई, जैसे आपका परिवार है, जैसे जाति है, शिक्षा है, धर्म है, तो ये सभी समाज के विविध विभाग हो गए। तो इसमें समूह और विभाग हो गए। इसके अलावा मानव व्यवहार पर जो विविध नियंत्रण लगते हैं, वो चाहे औपचारिक नियंत्रण हो चाहे अनौपचारिक नियंत्रण हो। औपचारिक में आपका आ जाएगा कानून और विधि, अनौपचारिक में धर्म के माध्यम से हो गया, परिवार के माध्यम से हो गया, समाजीकरण के माध्यम से हो गया, शिक्षा के माध्यम से हो गया। तो जो मनुष्य के व्यवहार पर विविध नियंत्रण लगते हैं उनका भी हम सोसाइटी के अंदर उनको हम सम्मिलित करेंगे। तो नियंत्रण के अतिरिक्त जो अलग अलग स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि कैसे वो अपने डिसीजन ले सकता है, अपने एक्शन को करता है। तो मानव व्यवहार के विविध नियंत्रण और साथ में स्वतंत्रताएं, उनकी एक व्यवस्था है।
ये जो व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था, ये क्या है, परिवर्तनशील है, क्योंकि समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये सामाजिक संबंधों से मिलकर के बना है, और सामाजिक संबंध कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। आप देखिए, कभी किसी के साथ में जो है संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, कभी किसी के साथ में कैसे हो जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये हमेशा परिवर्तनशील है, और ये बहुत ही जटिल व्यवस्था है, इसी को हम समाज कहेंगे। ये पूरी व्यवस्था को अगर हम एक लाइन में कहें, अकॉर्डिंग टू मैकइवन पेज, तो ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है और ये सदैव परिवर्तित होता रहता है। ठीक, तो ये है आपका पूरा समाज, कि ये सामाजिक संबंधों से मिलकर के बना है, जो कि अदृश्य होते हैं, जो कि अमूर्त होते हैं, और इनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए समाज भी जटिल व्यवस्था है, एक अमूर्त व्यवस्था है, सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें रीतियां हैं, कार्यप्रणालियां हैं, आपको अधिकार भी मिलेंगे, स्वतंत्रता भी मिलेगी, लेकिन आप पर नियंत्रण भी रहेगा, और ये संपूर्ण व्यवस्था जो है परिवर्तनशील है। तो ये हो गया मैकइवन पेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिकोड करके पूरी आपकी विशेषताएं समाज की आ जाती हैं यहाँ पर। अब राइट महोदय एक आते हैं, तो राइट ने भी समाज को परिभाषित किया है। राइट ने कहा कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। क्या है? पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है, ये संबंधों से मिलकर के बना है, व्यक्तियों का समूह नहीं है। जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि कभी भी अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपसे कोई पूछे कि समाज क्या है, तो आप सदैव कहिएगा कि ये संबंधों की एक व्यवस्था है, व्यक्तियों का समूह नहीं है। तो ये कभी भी मूर्त नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, अमूर्त व्यवस्था है, ये राइट के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक र्यूटर की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, र्यूटर की भी इम्पोर्टेंट है। र्यूटर ने कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। यानी यहाँ पर संबंधों की बात करते हैं और संपूर्णता, पूरे संबंधों की जटिलता, संपूर्णता का बोध कराती है। ये एक अमूर्त धारणा जिसको हम समाज कहेंगे। कौन कहता है? र्यूटर कहते हैं। इसके बाद फिर एंथनी गिडिंग्स आ जाते हैं। तो एंथनी गिडिंग्स ने समाज को परिभाषित किया कि समाज स्वयं में एक संघ है। ये पूछी गई है परिभाषा कि समाज स्वयं में एक संघ है, किसने कहा? तो गिडिंग्स ने कहा। इसके अलावा इन्होंने इसको एक संगठन भी माना है, औपचारिक संबंधों का योग यानी जाल माना है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संगठित होते हैं, जो आपस में जो संबंधित होते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ संगठित होते हैं, ये मानना है एंथनी गिडिंग्स का। तो इन्होंने समाज को एक संघ माना। ठीक, अब ध्यान रखिएगा किसने माना? एंथनी गिडिंग्स ने। जिन्सबर्ग आ जाते हैं। तो जिन्सबर्ग ने माना कि समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संचालित होता है, जो उन्हें अन्य से पृथक करते हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न है। तो मतलब व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या संग्रह। अब देखो जिन्सबर्ग आ गए तो इन्होंने बिल्कुल विपरीत बात कर दी। वैसे हम कह रहे हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि कौन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज को व्यक्तियों का समूह माना है, तो वो आपके जिन्सबर्ग हैं। परिभाषा ही देखो इनकी है कि एक समाज व्यक्तियों का समूह या संग्रह है। तो इन्होंने एक समाज बोला है, ठीक, समाज नहीं बोला है। समाज और एक समाज दोनों अलग अलग हैं, अभी समझाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि एक समाज व्यक्तियों का समूह और संग्रह है जिसमें कुछ ढंग होंगे जिनके द्वारा वो संचालित होगा। ठीक, एक समाज की परिभाषा जिन्सबर्ग ने दी है। एक समाज क्या होता है अभी बताऊंगी। उसके बाद पार्सन्स ने परिभाषित किया है समाज को कि समाज मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया में उत्पन्न हो, चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। ये परिभाषा भी पूछी गई है। तो इसमें आपको याद रखना है कि साधन साध्य संबंधों की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं, और चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक संबंध हो, दो प्रकार के इन्होंने यहाँ पर बात करी है। और पार्सन्स ये मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता मानते हैं समाज को। तो ये कुछ कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि समाज और एक समाज में क्या अंतर है। तो एक समाज समाज के अंतर्गत ही पाया जाता है। देखो जैसे पूरा समाज हो गया, ये संबंधों का एक जाल, अदृश्य है, अमूर्त है।
अब इसके बीच में छोटे-छोटे एक समाज हो जाएँगे, जैसे महिला समाज हो गया, विद्यार्थी समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, कोई भी शिक्षक समाज हो गया। तो ये एक समाज के उदाहरण होंगे जो समाज के भीतर पाए जा रहे हैं। अब ये संपूर्ण समाज संबंधों से मिलकर के बना है और ये जो छोटे-छोटे एक समाज हैं, ये व्यक्तियों का समूह है। तो कभी भी कोई पूछे तो आपको बताना है कि समाज संबंधों का जाल है और एक समाज व्यक्तियों का समूह है, ठीक? तो समाज के अंतर्गत ही पाए जाने वाला एक निश्चित क्षेत्र होगा, उसमें व्यक्तियों का संगठन होगा और उन व्यक्तियों की रुचि और मनोवृत्ति काफ़ी हद तक समान होगी, तभी वो एक समाज का निर्माण कर पाएंगे। एक समाज की परिभाषा र्यूटर ने दी है कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये परिभाषा भी याद रखनी है। कुछ विशेषताएं हैं इसकी जिसके आधार पर आप एक समाज को पहचान सकते हैं। एक तो ये व्यक्तियों का समूह होगा, दूसरा ये मूर्त होगा, क्यों? क्योंकि व्यक्तियों का समूह है और इसको हम देख सकते हैं। और तीसरी बात, एक समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, ठीक? तो ये चीज़ है, जैसे अभी संपूर्ण समाज और उसमें कोई एक डिफाइंड एरिया हो गया, व्यक्तियों का समूह और मूर्त व्यवस्था, तो वो एक समाज का उदाहरण हो जाएगा। और समाज क्या है? संबंधों का जाल है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।